तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आपके लिए साइंस का एक मोस्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। देखिएगा, अभिकेंद्रीय बल को समझने से पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए अब अभिकेंद्रीय बल को समझते हैं। देखिएगा, अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को कहेंगे हम अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सीधा सिंपल भाषा में कहें तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिएगा, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है और ठीक इसके विपरीत एक और बल होता है जिसे कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल, जिसे हम आगे देखेंगे। चलिए अब इस अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला देखते हैं। देखिएगा, F बराबर mv²/r, यह अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। यहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग वेलोसिटी और r वृत्त की त्रिज्या है। इसको आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लें इस फॉर्मूले को, जिससे कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, इसमें आपको एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती नज़र आ रही है, जिसमें देखिएगा कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए उसे वेग की आवश्यकता होती है, वेलोसिटी की। जब वह एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उसे वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, और वेलोसिटी मतलब वेग बाहर की ओर स्पर्शरेखा पर लगता है। जो वेलोसिटी होती है उसकी दिशा बाहर की ओर स्पर्शरेखा में होती है, और जो बल होता है, जिस फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो केंद्र की ओर कार्य करेगा। आप इसमें एक बात को याद रखना कि जो वेलोसिटी वेग होता है उसकी दिशा बाहर की ओर स्पर्शरेखा में होगी, उसकी दिशा बाहर की ओर स्पर्शरेखा में होगी, और जो बल और त्वरण इन दोनों की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। चलिए आगे इसका उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, इसमें किसी गाड़ी का सड़क पर मुड़ना, किसी गाड़ी का सड़क पर मुड़ना, जब कोई गाड़ी सड़क पर मुड़ती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। जब कोई गाड़ी सड़क पर मुड़ती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। और यह अभिकेंद्रीय बल गाड़ी को किस चीज़ से प्राप्त होता है। देखिएगा, यहाँ पर हमने एक साइकिल का उदाहरण लिया है। यह सड़क पर मुड़ती है, मोड़ पर मुड़ती है तो केंद्र की ओर बल कार्य कर रहा है, जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। और यह अभिकेंद्रीय बल किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है, इसको आप विशेष तौर पर याद रखना कि जो केंद्र की ओर बल प्राप्त हो रहा है जब कोई साइकिल मोड़ पर मुड़ी है तो यह अभिकेंद्रीय बल किस चीज़ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना घर्षण के माध्यम से यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वह प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? घर्षण के माध्यम से। याद रखना फ्रैक्शन फोर्स के माध्यम से यहाँ पर जो
अभिकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह प्राप्त हुआ है। यहाँ पर साइकिल के टायर और सड़क के मध्य में घर्षण हुआ है जिससे कि अभिकेंद्री बल उत्पन्न हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा इस नोट पॉइंट में भी बताया गया है, मोड़ पर जब कोई गाड़ी घूमती है तो अभिकेंद्रीय बल घर्षण प्राप्त होता है। मोड़ पर जब कोई गाड़ी घूमती है तो जो अभिकेंद्री बल होता है वह किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों? घर्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। इसको आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना कि जब मोड़ पर कोई गाड़ी मुड़ती है तो अभिकेंद्री बल होता है वह किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो घर्षण के माध्यम से। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करना। देखिएगा यह सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो जब कोई वस्तु, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उससे एक बल की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। ऐसे ठीक पृथ्वी और सूर्य के मध्य एक बल कार्य करेगा, अभिकेंद्री बल। देखिएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो एक बल केंद्र की ओर कार्य करेगा जिसे कहेंगे हम अभिकेंद्री बल। अब देखिएगा हमने देखा था कि मोड़ पर जब कोई गाड़ी मुड़ती है तो केंद्र की ओर बल लगता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। और वह अभिकेंद्री बल किससे प्राप्त हुआ? घर्षण के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो केंद्र की ओर बल कार्य करेगा अभिकेंद्री बल। तो यह अभिकेंद्री बल किस चीज़ से प्राप्त होगा? इसको आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना, किस चीज़ से प्राप्त होगा? तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो जो अभिकेंद्री बल प्राप्त होगा वह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्राप्त होगा, ग्रेविटेशन के कारण प्राप्त होगा। इसको आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना। देखिएगा पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है जो उसे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। आप इसे अच्छी तरीक़ा से याद रखना है। यहाँ से ही क्वेश्चन उठेंगे कि पृथ्वी एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो केंद्र की ओर बल कार्य करता है जिसे कहेंगे अभिकेंद्री बल, और यह अभिकेंद्री बल किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा एक डोरी है, डोरी से बंधी किसी वस्तु की वृत्तीय मार्ग में गति। देखिएगा आपको यहाँ पर एक वस्तु बंधी हुई डोरी से दिखाई दे रही है जिसकी एक वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही है, वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही है। तो यहाँ पर जो पिंड या वस्तु घूम रही है इस घुमाने के लिए बल का आभास केंद्र की ओर होगा। यहाँ पर बल कहाँ कार्य करेगा? केंद्र की ओर कार्य करेगा और यह पिंड इस वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। अगर यह पिंड डोरी से छूट जाता है तो इसकी गति कैसी होगी? अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति एक पिंड को डोरी से बांधकर वृत्ताकार मार्ग में घुमा रहा है और डोरी से पिंड छूट जाता है तो पिंड की गति कैसी होगी? तो याद रखना, रेखीय गति, स्पर्श रेखा में रेखीय गति। यहाँ से यह छूटेगा तो इसकी दिशा, इसकी जो गति होगी वो रेखीय होगी, स्पर्श रेखा में रेखीय, याद रखना। आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी एक बाल्टी को डोरी से बांधकर घुमाया जा रहा है तो यहाँ पर जो पानी है वह गिर नहीं रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिएगा इस डोरी को, इस बाल्टी को घुमाने के लिए एक बल कार्य करता है केंद्र की ओर जिसे कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल, और इसके ही ठीक विपरीत एक बल और कार्य करता है जिसे कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं दोस्तों? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस कारण से ही यह जल नहीं गिर पा रहा है। अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है जो कि इस पानी को रोक रहा है गिरने से, और यह डोरी से बंधी बाल्टी घूम रही है वृत्ताकार मार्ग में तो केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। चलिए आगे देखते हैं। हम सीखेंगे अब अपकेंद्रीय बल। यह दोस्तों अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो
वृत्तीय गति में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को छद्म बल भी कहा जाता है। देखिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और ठीक इसके ही विपरीत होता है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करेगा उससे कहेंगे हम अपकेंद्रीय बल। तो इसमें यही बताया गया है कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करेगा उसे हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अपकेंद्रीय बल को छद्म बल भी कहा जाता है। और यह किस दिशा में कार्य करता है? वृत्त के केंद्र की ओर, याद रखना। देखिएगा, अपकेंद्रीय बल के आधार पर अनेक उपकरण बनाए गए हैं, इन्हें हम देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा, कपड़े धोने मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन, जो कपड़े धोने या सुखाने या वॉशिंग मशीन होती है, वह किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिएगा, इसकी इमेज दी गई है वॉशिंग मशीन की। तो इसमें क्या होता है, इस मशीन में गंदे कपड़े को डाल दिया जाता है और इसे ऑन कर दिया जाता है। तो इसके अंदर, इस मशीन के अंदर एक मोटर होती है जो घूमने का कार्य करती है, जिससे कपड़े भी उसके अंदर घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो जो कपड़ों में गंदगी होती है वह बाहर की ओर निकलने लगती है, ना कि मशीन से बाहर नहीं, उसके अंदर ही निकलने लगती है। इससे कपड़े साफ हो जाते हैं। और जो मशीन है, तो ये कौन सा सिद्धांत लगा यहाँ पर? तो अपकेंद्रीय बल के माध्यम से यहाँ पर कपड़े साफ हो गए हैं। अगला देखते हैं। देखिएगा, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है वह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना कि जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है वह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है, इस मशीन को जो दही होता है उसमें डाल दिया जाता है और इसे चालू कर दिया जाता है, और जैसे ही इसको चालू किया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। क्या होता है दोस्तों? केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। देखिएगा, जब इसे ऑन किया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर बल कार्य करेगा, जिसे कहेंगे हम अपकेंद्रीय बल, जिससे कि मक्खन बाहर की ओर निकलने लगता है। इस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। तो आपको यह अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि दूध से दही निकालने की मशीन और कपड़े धोने की मशीन या कपड़े सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय जो बल होता है वह वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र की ओर लगता है। ध्यान रखना। देखिएगा, यह आज हमने अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के उदाहरण और उनकी परिभाषाएं देखी। आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से याद रखना, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।